तेज गेंदबाज मोहम्मद शफी ऑस्ट्रेलिया के दौरा भारतीय टीम के हिस्सा नहीं होंगे। भारतीय टीम कप्तान रोहित शर्मा ने तेज गेंदबाज की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दिया है। रोहित ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में पहले बेंगलुरु में कहा कि चोटिल शमी में ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते। 37 साल के भारतीय कप्तान ने शमी को फिटनेस से पूछे गए सवाल पर कहा कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शमी को लेकर फैसला करना मुश्किल है। उसके घुटनों में सूजन जिस कारण वह थोड़ा पिछड़ गए हैं और उन्हें दोबारा करना होगा। वे एनसीए में हैं। वह हम उसकी शमी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जाना चाहते जो पूरी तरह तैयार नहीं हो। देखते हैं क्या होता है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दौरान जिसके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम जाना जाता है 22 नवंबर को शुरू होने वाला है। टीम इंडिया को इस बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर 5 टेस्टों मैचों सीरीज खेलनी है। मोहम्मद शमी पिछले साल भारत की मेजबानी में आयोजित वनडे वर्ल्ड कप में 2023 के दौरान चोटिल हुए थे। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था जब यह वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला था। वे इंडिया की ओर से 64 टेस्ट मैचों में खेल चुके हैं। शमी ने नाम 229 टेस्ट विकेट है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत को पिछली 4 सीरीज हार नहीं पाई है। टीम को पिछली जीत 2014-15 के सीजन में मिली थी। तब स्मिथ कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम के भारत को 2-1 से हराया था। उसके बाद चारों सीरीज भारतीय टीम को मिली थी। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंड के कैमर ग्रीन 22 नवंबर से शुरू हो रही है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, उन्हें जनवरी महीने में होने जा रहे श्रीलंका के दौरे को भी छोड़ना पड़ सकता है। 25 साल में ग्रीन पीठ के सर्जरी करवाने वाले हैं। इसके चलते उन्हें कम से कम 6 महीने क्रिकेट से दूर रखना होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में बारिश विलेन बन सकती है। मंगलवार को बेंगलुरु में बारिश के कारण टीम इंडिया का ट्रेनिंग सेशन रद्द कर दिया गया है। मौसम की वेबसाइट पर एक्यूवेटर के अनुसार बेंगलुरु में बुधवार को 16 अक्टूबर को अगले 5 दिन तक बारिश का अनुमान है। इसमें से 4 दिन बारिश का आशंका 40% से ज़्यादा है। बेंगलुरु में एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में ड्रेनेज सिस्टम दुनिया के सबसे अच्छे ड्रेनेज सिस्टम में शामिल है। यहाँ सब एयर ड्रेनेज सिस्टम लगा है जो आमतौर पर गोल्फ कोर्स में लगा होता है। बारिश रुकने के बाद रिमोट कंट्रोल सिस्टम से पानी ग्राउंड से बाहर कर दिया जाता है। 10,000 लीटर से भी ज़्यादा पानी के कुछ भी मिनट में अंदर ग्राउंड से बाहर हो जाता है। बारिश आने पर यहाँ पिच और बॉलिंग एरिया समेत पूरे ग्राउंड को कवर कर ढका जाता है। 10,000 लीटर से ज़्यादा पानी कुछ ही मिनट के अंदर ग्राउंड से बाहर हो जाता है। बारिश आने से यहाँ पिच के बॉलिंग एरिया समेत पूरे ग्राउंड को कवर से ढका जाता है। टीम इंडिया ने सोमवार 14 अक्टूबर को प्री मैच प्रैक्टिस की थी। यहाँ विराट कोहली, रविचंद्रन अश्विन, ऋषि और पंत और केएल राहुल सहित कई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाते नजर आएंगे। उन्होंने एक फैन को अपने ऑटोग्राफ वाले बैग गिफ्ट किए। टीम इंडिया का पिछला टेस्ट मैच बारिश के प्रभावित रहा। कानपुर बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मुकाबले में शुरुआती 3 दिन से बारिश बाधा बनी रही। इसके बावजूद टीम इंडिया ने आखिरी 2 दिन का मैच जीत लिया। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर न्यूजीलैंड से पहले टेस्ट में प्री मैच में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विराट कोहली के खराब प्रदर्शन को लेकर वह चिंतित नहीं है। कोहली रनों की उतनी ही भूख है जितनी डेब्यू के समय थी। यही भूख उन्हें विश्वसनीय स्तरीय के क्रिकेट बनाती है। गंभीर सोमवार को कहा कि हर मैच के बाद विराट कोहली का आकलन करना सही नहीं है। 7 फ्लाइट में मंगलवार को बम को धमकी मिली। धमकी मिलने वाली फ्लाइट एयर इंडिया की दिल्ली से शिकागो जाने वाली विमान भी शामिल था। इसके बाद उसे कनाडा डाइवर्ट कर दिया गया। प्लेन को कनाडा के इकालुग एयरपोर्ट पर उतारा गया। यहाँ यात्रियों को उसके मौजूद सामान की जांच की गई। फ्लाइट 24 रडार के मुताबिक प्लेन में आज सुबह 3 बजे से उड़ान भरनी थी जिसे दोपहर 4:30 बजे शिकागो पहुँचाना था। दिन भर में 7 फ्लाइट धमकी मिलने की वजह से सिक्योरिटी एजेंसियां ने कई एयरपोर्ट पर काउंटर टेस्टिंग ड्रिल किए, जहां से पता चला कि सभी धमकियां एक ही शख्स की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे कई 100 यात्री परेशान का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में यह धमकियां झूठी मिली। 14 अक्टूबर को मुंबई से टेक ऑफ करने वाली 3 फ्लाइट को बम की धमकी मिली गई थी। पहली फ्लाइट मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, एयर इंडिया की थी। इसे दिल्ली डाइवर्ट किया गया था। दूसरी फ्लाइट इंडिगो की थी जो मुंबई से मस्कट जाने वाली थी। वही तीसरी फ्लाइट मुंबई से जेद्दाह जाने वाली थी। सभी फ्लाइटों को सोशल मीडिया एक्स पर 4 अलग अलग हैंडल में बम मैसेज भेजे गए थे। इससे पहले 9 अक्टूबर को भी लंदन से दिल्ली जाने वाली विस्टा एयरलाइंस की फ्लाइट में बम की सूचना से हड़कंप मच गया था।
फ्लाइट के दिल्ली पहुंचने से करीब 3.5 घंटे पहले एक यात्री प्लेटफार्म के टॉयलेट में धमकी भरा उसमें क्रू मेंबर को सूचना दी। फ्लाइट को दिल्ली में लैंड कराकर आइसोलेशन में ले जाया गया, जहां सभी पैसेंजर का सामान की जांच की गई। हालांकि बम जैसी कोई चीज़ नहीं मिली थी। इसके बाद इस बात को लेकर सवाल उठे कि बम की सूचना मिलने के बावजूद 3.5 घंटे प्लेन हवा में उड़ता रहा। पुलिस ने क्रू मेंबर्स के सवाल किया कि बम की सूचना बावजूद किसी नज़दीकी देश में ही लैंडिंग की इजाज़त मांगी जा सकती थी। पुलिस ने सवाल पर पायलट को क्रू मेंबर ने कहा कि रास्ते में फ्लाइट लैंड करवाते पर प्लेन हाईजैक होने का खतरा था। इससे बचने के लिए फ्लाइट सीधे दिल्ली लाया गया था। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने का ऐलान किया है। उन्होंने 2 साल पहले सपा सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ लखनऊ हाई कोर्ट याचिका दाखिल की थी। यह 2022 के विधानसभा चुनाव के मिल्कीपुर के लिए ये अवधेश कुमार के हलफनामों को लेकर थी। तब सपा के अवधेश प्रसाद ने इस सीट की जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर भाजपा के बाबा गोरखनाथ रहे थे। दरअसल यूपी के 10 विधान सीटों पर उपचुनाव होने के हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सिर्फ 9 सीटों का चुनाव तारीख का ऐलान किया है। 13 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को काउंसलिंग होगी। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट चुनाव घोषणा नहीं की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लखनऊ हाईकोर्ट के दायरा याचिका की वजह से अभी चुनाव नहीं होंगे। इसके बाद मंगलवार को देर शाम बाबा गोरखनाथ वकील ने अपनी याचिका वापस लेने की बात कही। मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं घोषणा होने पर सपा अखिलेश यादव ने इशारों में भाजपा और योगी पर सरकार पर तंजा कसा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा जिसे जंग टाली गई है, समझाओ उनको जंग हारी है। उन्होंने इस पोस्ट के न तो मिल्कीपुर सीट का नाम लिया है और न ही भाजपा का। सभा चुनाव में सपा ने अयोध्या में भाजपा को करारी मात दी थी। अवधेश प्रसाद ने 54,000 वोटों से भाजपा उम्मीदवार के निवर्तमान सांसद लल्लू सिंह को हराया था। अयोध्या जैसे धार्मिक सीट पर हार के भाजपा को गहरा धक्का लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएम पीएम ने राम मंदिर का उद्घाटन किया था। इस मामले को लेकर दैनिक भास्कर ने बाबा गोरखनाथ से बात की। उन्होंने बताया कि अवधेश प्रसाद नामिनेशन के समय हलफनामा दाखिल किया था। नियम है नोटरी डेट एक्सपायर है तो नामिनेशन कैंसिल कर दिया जाता है। इश्यू के लेकर प्रत्याशियों को पर्चे पहले ही रद्द हो चुके हैं। बाबा गोरखनाथ ने कहा, मैंने एमएलसी अनु गुप्ता केस के आधार पर बताते हुए यह रिजल्ट दाखिल की थी। पहले भी ऐसे गलत डॉक्यूमेंट दाखिल हुए, पर्चा रद्द हुआ है। चुनाव आयोग ने फैसले के बाद मंगलवार देर रात तक अयोध्या के सांसद अवधेश कुमार ने कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव कराया जाना चाहिए। भाजपा घबरा गई है। मिल्कीपुर में 2022 में विधानसभा चुनाव के अवधेश प्रसाद को 1.3 लाख वोट मिले थे। उन्होंने भाजपा बाबा गोरखनाथ को 13,000 वोटों से हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले हैं। पहले 2017 में बाबा गोरखनाथ मिल्कीपुर से विधायक बने। यूपी के उपचुनाव के अयोध्या में मिल्कीपुर हार सीट है, सुरक्षित सीट है, यानी बिछड़ी। ऐसे में सपा फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद पर दांव खेला है। अजीत की सीधी टक्कर भाजपा से है। भाजपा ने अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सीएम योगी अयोध्या में 4 दौरे करके चुनाव का माहौल बना चुके हैं। यही वजह है कि उम्मीदवार घोषणा को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। 2012 से लेकर 2022 तक विधानसभा चुनाव सीट के अवधेश प्रसाद 2 बार विधायक बन चुके हैं। 2024 में सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्हें विधानसभा सदस्यता के पत्र त्याग देना पड़ा। सीट रिक्त होने की वजह से उपचुनाव होना है। अजीत राजनीतिक पारी शुरू करने के लिए सबसे पहले जिला पंचायत सदस्य के चुनाव किस्मत आजमाया चुके, लेकिन हार गए थे। इसके बाद अजीत ने अपने यह पहला विधानसभा चुनाव होगा। वैसे उपचुनाव में अजीत सिर्फ नाम के लिए मैदान में रहेंगे। चुनाव उनके पिता अवधेश प्रसाद लड़ रहे हैं। यह उनके लिए भी राजनीतिक कौशल विकास परीक्षा में होगी। यूपी की विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 23 नवंबर को आ जाएंगे। केरल की वायनाड लोकसभा सीट को कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट दिया है। यह प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दोपहर को 13 राज्यों के 47 विधानसभा लोकसभा सीट की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है। इनमें केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट शामिल है। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट की जीत हासिल की थी। उन्होंने गांधी परिवार के रायबरेली सीट को चुना था और वायनाड छोड़ी थी।
केरल की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। पार्टी ने दोनों सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान 17 जून को वायनाड सीट छोड़ने के वक्त राहुल ने कहा था कि वायनाड और रायबरेली मेरा भावनात्मक रिश्ता है। मैं पिछले 5 साल से वायनाड में सांसद था। मैं लोगों को उनको प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन मैं समय समय पर वायनाड का दौरा भी करूंगा। मेरा रायबरेली से पुराना रिश्ता है। मुझे खुशी है कि मुझे फिर से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा, लेकिन एक कठिन निर्णय था। राहुल के ऐलान के बाद प्रियंका ने कहा, मुझे वायनाड का प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत खुशी होगी। उन्होंने पहले सभी को खुश करने के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि बनने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा रायबरेली अमेठी बहुत पुराना रिश्ता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। रायबरेली में भी अपना भाई मदद करूंगी। हम दोनों रायबरेली और वायनाड में मौजूद रहेंगे। संविधान के तहत कोई व्यक्ति एक साथ संसद में दोनों संसदों का राज्यों के विधानमंडल नहीं हो सकता, नहीं एक संसद में 2 से ज़्यादा सीटों का प्रतिनिधित्व कर सकता। संविधान के अनुच्छेद 101 के जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा के तहत अगर कोई जनप्रतिनिधि 2 सीट पर चुनाव जीतता है तो उसे रिजल्ट घोषित होने के 14 दिन के भीतर एक सीट छोड़नी पड़ती है। अगर एक सीट नहीं छोड़ते हैं तो उसकी दोनों सीट रिक्त हो जाती है। चुनाव आयोग ने मंगलवार को महाराष्ट्र, झारखंड में 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान किया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों के 47 विधान सीटों में 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र के नांदेड़ लोकसभा सीट पर उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर के आएंगे। 48 विधानसभा सीटों में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश 9 सीट हैं। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होगा। दरअसल 2000 विधानसभा में सपा के प्रत्याशी अवधेश कुमार ने जीत हासिल की थी। इसके भाजपा के बाबा गोरखनाथ उपचुनाव के हल्फनामा गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसे लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर अवधेश प्रसाद का चुनाव रद्द करने की मांग की थी। मामले की अभी फैसला नहीं आया है। इसके लिए मिल्कीपुर उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को एक फेज चुनाव हो गए। नतीजे 23 नवंबर के आएंगे। राज्य में पहली बार 6 बड़ी पार्टियों को मुकाबला होगा। 2019 से यानी महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। सरकार बनने से पहले उद्धव ठाकरे ने पाला बदल दिया। इसके बाद पिछले 5 साल में इनकी उलट मची हुई थी। सारे समीकरण बदल गए हैं। शिवसेना और बीजेपी 1984 में करीब आई थी। 2014 में कुछ समय के लिए गठबंधन दरार आ गई। हालांकि 2019 में विधानसभा चुनाव पार्टियों से मिलकर लड़ा और जीता। जानकार बताते हैं कि उद्धव का इशारा सीएम पद की तरफ था। इसके बाद उद्धव ने विपरीत विचारधारा वाली राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई। पहले उद्धव महाराष्ट्र में बीजेपी ने पीछे नहीं रहना चाहते थे। दूसरे वो अपने बेटे आदित्य ठाकरे का पॉलिटिकल करियर सुरक्षा करना चाहते थे। 28 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री पद शपथ लेकर उद्धव ठाकरे सीएम बने। वे किसी संवैधानिक पद पर बैठने वाले ठाकरे परिवार के पहले व्यक्ति बने रहे। उद्धव सरकार ने कई उतार चढ़ावों से गुजरते हुए 2.5 साल पूरे किए। शिंदे शिवसेना ने उस नेता में शामिल थे जो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के खिलाफ 2019 में उद्धव के शिंदे के विधायक दल के नेता बना दिया था। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन एनपीसी और कांग्रेस उद्धव को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। इस तरह शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। मई 2022 में महाराष्ट्र के विकास मंत्री शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी। एक साथ शिंदे ने मणिपुर के नवाब रेडियो केस के फायदा उठाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सपा के बागी हुए विधायकों का सरकार बना दी थी। साथ ही शिंदे महाराष्ट्र के विधायक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया था, ताकि डिप्टी सीएम शिंदे में कुछ 16 विधायकों का आयोग के फैसला न ले पाए। इसी बीच राज्यपाल उद्धव ठाकरे को बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा दिया गया था। पॉलिटिकल ड्रामे में के बीच उद्धव ठाकरे ने सीएम आवाज छोड़ दिया। एक भावुक संदेश उन्होंने कहा कि अगर मेरे अपने ही लोग मुझे अपने मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहते हैं तो मैं गुवाहाटी 5 स्टार होटल में एकनाथ शिंदे 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ फोटो जारी प्रदर्शित किया। 29 जून 2022 को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 24 घंटे के अंदर शिंदे ने सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र एनसीपी के 25वां स्थान दिवस पर 10 जून 2023 को शरद पवार ने पार्टी के 2 कार्यकर्ता अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को सुप्रिया पटेल के नाम से घोषणा की थी। अजित पवार को लेकर शरद ने पूछा गया, उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष का पद संभाल रहे हैं। अजीत को कन्फर्म हो गया कि अब उनका कुछ नहीं हो पाएगा।
उसके बाद उन्होंने बीजेपी नेता में मुलाकातों की बढ़ाई। 2 जुलाई 2023 को अजित पवार ने 44 विधायक के साथ चुनाव और एनसीपी दो अलग अलग धड़े बन जाने के बाद नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर खींचातानी हुई। इसके फैसला इलेक्शन कमीशन से किया गया। शिंदे को धनुष बाण और शिवसेना उद्धव को मशाल चुनाव चिन्ह मिला। वहीं एनसीपी अजीत को घड़ी, एनसीपी शरद को वादक सिंगल मिला। 2019 में जब विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र के रूप में 4 पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मैदान में थी। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा छोटी पार्टियां भी मैदान में थी। पिछले 5 साल में एनसीपी और शिवसेना 2-2 धड़े बन चुके हैं, यानी कि 2024 में 6 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला होगा। बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव, एनसीपी, शरद महाराष्ट्र के 5 साल मतदाताओं की संख्या में बढ़ी है। 2024 मतदाताओं की संख्या 9.53 करोड़ पहुंच गई है, यानी कि 5 साल में 85 लाख नए मतदाता जुड़ेंगे। बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा के घर वालों ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान पिता कैलाश, मां और उसकी पत्नी रोली रोने लगी। मां मुन्नी देवी ने बिलखते हुए कहा कि उसके बेटे को बेरहमी से पीटकर मार डाला गया, हमारा सब कुछ छीन गया। पत्नी रोली ने घूंघट डाले सीएम के सामने बैठी रही। उसने रोते हुए कहा कि हमारी दुनिया उजड़ गई, न्याय चाहिए। 4 महीने पहले ही रामगोपाल के रोली की लव मैरिज थी। दोनों सिर्फ 85 दिन साथ रह पाए। पिता भी 22 साल के जवान बेटे की हत्या की बात करते करते रो पड़े। उन्होंने गमछे से अपना आंसू पोंछते हुए कुछ देर के लिए सीएम ऑफिस में सन्नाटा छा गया। सीएम सभी को देखते हुए फिर ढाढ़स बढ़ाते हुए बोले, आपकी पूरी मदद की जाएगी। योगी ने परिवार को 10 लाख रुपए, एक प्रधानमंत्री आवास, आयुष कार्ड और पत्नी रोली को संविदा पर नौकरी देने की बात कही। करीब 30 मिनट की मुलाकात के दौरान रामगोपाल की पत्नी, मां और पिता रोते जा रहे थे। योगी ने हाथ जोड़कर कहा कि आपको न्याय मिलेगा। उन्होंने अफसरों को परिवार की मदद के लिए निर्देश दिए। कहा कि परिवार को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सीएम ने परिवार को पूरा घटना चक्र भी जाना। सीएम ने परिवार को कहा, जो हुआ दुर्भाग्य, सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है कि वह हत्या घटना को दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मंगलवार को बहराइच में झांसी के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह पीड़ित परिवार को लेकर लखनऊ पहुंचे। उनके यहां सीएम योगी से मुलाकात कराई गई। सीएम योगी ने मुलाकात करने से पहले लखनऊ पहुंचे रामगोपाल के पिता कैलाश नाथ मिश्र ने मीडिया को रोली कहती है कि उस दिन गांव में भंडारा था, पति वहीं खाना बना रहे थे। लौटे वक्त कहा कि वह विसर्जन में जा रहा हूं, मैंने बाइक चाबी छिपा ली थी, कह रही थी कि मत चाहिए। उन्होंने जिद की और चले गए। शाम को 5 बजे कुछ लोगों ने फ़ोन करके बताया कि गोली लगी। रोली ने बताया कि उस समय हमने कहा कि कहाँ पैर में लगी है, जान नहीं जाएगी ना, हम हॉस्पिटल पहुँचते हैं। वहाँ जो देखा वह बहुत भयानक था, मेरे पति बेदर्दी से मारा। रामगोपाल की पत्नी रोली ने बहराइच में बात की थी। रोली बताया कि उसकी रामगोपाल की करीब 85 दिन पहले मंदिर में शादी हुई थी। शादी में बहुत कम लोग थे। शादी के बाद दोनों पक्षों में लोगों के इस रिश्तों को मान लिया था। रामगोपाल पहले लखनऊ में रहता था, अब वह गांव की तरह छोटी छोटी पार्टियों के खाना का काम करता था।